आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आज अध्याय 6 पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। आज इस अध्याय में पदार्थ के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवधारणा क्या है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, उसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पदार्थ को गुणों के आधार पर समझते हैं तो इसके सामान्य गुण क्या हैं? प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी अवस्था में पाया जाता है। इनमें स्वाद एवं गंध में भी भिन्नता होती है। अलग अलग घनत्व के कारण गुणों में भी परिवर्तन होते हैं। कुछ प्रमुख गुण जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है भंगुरता। कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण बन जाती हैं, भंगुर कहलाती हैं, जैसे नमक, खड़िया आदि। इनके इस गुण को भंगुरता भी कहते हैं। कौन सा गुण? जिनके चूर्ण होने का जो इनका गुण होता है, इस गुण को भंगुरता कहते हैं। नंबर 2 आता है धातु वर्ध्यता। कुछ पदार्थों को पीटे जाने पर वह फैल जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। इनको धातुवर्ध्य कहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहेंगे? धातुवर्ध्य। तथा इस गुण को धातुवर्ध्यता कहते हैं। नंबर 3 आता है गलन। गलन एवं गलनांक दोनों चीजें इसमें समझ लेते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में पिघलने लगता है, उसे गलन कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है, वो गलनांक कहलाता है। ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं जो ठोस से द्रव में गलने लगते हैं? मोम है, गंधक है। इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो ताप देने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगते हैं, और जिस ताप पर ये बदलते हैं उसे हम गलनांक कहते हैं। नंबर 4 आता है वाष्पन और क्वथन। इसको समझ लेते हैं। आमतौर पर हम लोग इसमें अंतर करना भूल जाते हैं, तो इसको समझते हैं वाष्पन क्या है और क्वथन क्या है। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। ये कैसे होता है? जब किसी द्रव में थोड़ा ताप दिया जाता है या ताप मिल जाता है, तो उसके जो अणु होते हैं वो अधिक गतिमान हो जाते हैं, और उनके गतिमान हो जाने के कारण वो अपनी सतह छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको वाष्पन कहते हैं। तो क्या हुआ? द्रव से वाष्प बनने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। लेकिन जब द्रव में और अधिक ताप दिया जाता है तो वो उबलने लगता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को क्वथन कहते हैं। इसके बाद आता है नंबर 5 विलेयता। इसको समझ जाते हैं कि कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर घुल जाते हैं। इनके इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे चीनी में पानी डाल दिया जाए तो चीनी घुल जाती है, पानी में मिल जाता है। ऐसे नमक को डाल दिया जाए तो वो भी घुल जाता है। तो जिस ताप पर ये घुल जाते हैं, एक निश्चित ताप जो होता है, इनके इस गुण को, घुलने के इस गुण को हम विलेयता कहते हैं। इसी तरह से चालकता। चालकता क्या होती है? जिन पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में पहुंच जाती है उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं, और इस गुण को चालकता कहते हैं। नंबर 7 है ज्वलनशीलता। कुछ पदार्थ आग की ज्वाला के निकट आते ही जलने लगते हैं, जैसे पेट्रोल, स्पिरिट, ईथर आदि। तो इनके जलने के इस गुण को ज्वलनशीलता कहते हैं। ये तो पदार्थ के हुए आपके सामान्य गुण। अब देखते हैं पदार्थ के विशिष्ट गुण क्या हैं। इनमें आता है नंबर 1 संपीडन। हवा को दबाकर उसे कम आयतन में सीमित करना गैसों का संपीडन कहलाता है।
अर्थात ये समझ में आ जाती होगी कि जिस तरह से हवा को दबाया जाएगा तो उसके अणु जो पहले दूर दूर थे वो और नज़दीक आ जाएंगे। तो उनके अणुओं के बीच की दूरी कम करना, बाहरी दबाव से कम करना, वो संपीड़न कहलाता है। तो संपीड़न की परिभाषा क्या होगी? हवा को दबाकर उसे कम आयतन में सीमित करना गैसों का संपीड़न कहलाता है। इसके बाद आज नंबर 2, विसरण। ठोसों में विसरण की दर कम, द्रव में ठोसों की अपेक्षा अधिक और गैसों में विसरण की दर सर्वाधिक होती है, क्योंकि गैसों में अंतरा अणुक बल कम होने के कारण वो सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विसरित हो जाते हैं। विसरित का मतलब होता है फैल जाना। तो ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में अधिक आकर्षण बल के साथ बंधे रहते हैं, इसलिए उनमें विसरण की दर कम होती है। द्रव में थोड़ा अंतरा अणु के स्थान जो होता है वो थोड़ा और अधिक हो जाता है, तो इनमें विसरण थोड़ा ठोस की अपेक्षा अधिक हो जाता है। इसी तरह से गैसों में अंतरा अणु के स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका फैलने की जो दर होती है, ये जो फैलना होता है, जो विसरण होता है, वो अधिक हो जाता है। नंबर 3 जो इनका विशिष्ट गुण है वो है बहना। तो बहना ये गुण जो होता है केवल द्रव और गैसों का ही एक विशेष गुण होता है, ये ठोस में नहीं होता है। जब ठोस से कोई पदार्थ द्रव में बदलेगा तभी उसमें ये गुण उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। अब पदार्थों का परिवर्तन देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, सामान्यतः ठोस पदार्थ, जो ऊष्मा पाकर पहले द्रव अवस्था तथा फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ऊष्मा पाकर ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो द्रव में नहीं बदलते हैं, और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे कौन से पदार्थ हैं? कपूर है। कपूर को देखा होगा आपने, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस बन जाएगा। तो इस क्रिया को जो पदार्थ ठोस से द्रव में न बदल करके सीधे गैस में बदल जाते हैं, वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, तथा ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। अब पदार्थ की संरचना के बारे में समझते हैं, या अवस्थाओं के बारे में समझते हैं। तो पदार्थ की 3 भौतिक एवं 3 रासायनिक संरचनाएं होती हैं। भौतिक संरचना के अंतर्गत आता है नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। रासायनिक संरचना में नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। तो सबसे पहले भौतिक संरचना के बारे में देखते हैं। द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले ठोस अवस्था को समझते हैं। ठोस में कणों के बीच अंतरा अणु के स्थान कम होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहता है। जैसे पत्थर है, ईंट है, किसी भी प्रकार के जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनमें इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। ठोस के गुण क्या होते हैं इसमें भी देखते हैं। तो नंबर 1 ठोस पदार्थों का घनत्व उच्च होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कभी किसी पदार्थ का अगर घनत्व निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नंबर 2 गुण है इसका, इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक प्रायः कमरे के ताप से अधिक होता है। इसका मतलब सामान्य ताप से इनके द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। नंबर 3 है ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण नियमित रूप से सजे रहते हैं, जैसे जालक कहते हैं। नंबर 4 ठोस पदार्थ को गर्म अथवा ठंडा करने पर इनका प्रसार या संकुचन कम ही होता है। जब कभी गर्म करते हैं ठोस पदार्थों को तो थोड़ा ही प्रसार होगा, जब ठंडा करेंगे तो थोड़ा ही संकुचन होगा। नंबर 5 कुछ ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन होता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो
सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन इस क्रिया को कहते हैं, और उन पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, नौसादर हो गया, इस तरह के जो ये पदार्थ हैं ये सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। अब नंबर 2 आता है द्रव अवस्था क्या है। यहाँ एक चीज समझ लेना जरूरी है कि द्रव्य और द्रव्य एक प्रकार से पदार्थ को कहते हैं, और द्रव पदार्थ की एक अवस्था है। ठोस द्रव गैस में से 3 में से एक अवस्था है, जबकि द्रव्य को कहते हैं वो द्रव्य की अवस्थाएं या पदार्थ की अवस्थाएं। इस तरह से तो द्रव अवस्था के बारे में समझेंगे। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होते हैं, अतः कण गतिमान होते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये देखा आकार क्यों निश्चित नहीं होता है कि द्रव को किसी भी बर्तन में डाल देंगे तो वो उसी का आकार ले लेता है। गिलास में डाल दो गिलास की तरह, लोटा में डाल दो लोटा की तरह, किसी भी बर्तन में, बाल्टी में डाल दें बाल्टी की तरह, तो किसी भी उसमें डाल देंगे तो आकार उसका उस तरह से बदलता रहता है, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। द्रव अवस्था के गुण क्या हैं? द्रव का घनत्व ठोस से कमजोर होता है। नंबर 2, द्रव के द्रवणांक तथा क्वथनांक ठोस से प्रायः कम होते हैं। नंबर 3, द्रवों में बहने की प्रवृत्ति होती है जबकि ठोस में नहीं होती है। नंबर 4, किसी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन हो जाता है जिसे जमना कहते हैं, या इसको हिमांक के भी समझते हैं कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। और जमने की इसको जो द्रव से ठोस में जो बदलता है इस क्रिया को जमना या हिमांक हिम कहलाता है। नंबर 5 है वाष्पन तथा क्वथन। इसके बारे में भी भैया अभी हमने बताया ही था। वाष्पन और क्वथन इनमें होता है द्रव पदार्थों में। वायुमंडल का दाब अधिक होने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब कम हो जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है। अब नंबर 3 आता है गैस अवस्था। गैस के बारे में समझने का प्रयास करें। गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य अंतरा अणुक स्थान जो होता है वो अधिक होने के कारण इनका उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो लगभग नहीं के बराबर होता है। अणुओं के बीच का आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है। इनके अणुओं के मध्य स्थान अधिक होता है, बहुत अधिक होता है द्रव और ठोस की अपेक्षा में, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। इसी वजह से चूंकि इनके अणु या कण जिसको कह लेते हैं ये गतिमान रहते हैं तो इनका ना तो आकार निश्चित हो पाता है और ना ही आयतन। गैस अवस्था के गुण क्या हैं? ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों के घनत्व निम्न होते हैं, माने कम होते हैं ठोस और द्रव की तुलना में। नंबर 2, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। नंबर 3 है गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। अभी हमने संपीडन जो बताया था उसी के उस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है। नंबर 4 हो गया गर्म या ठंडा करने पर गैसों में क्रमशः प्रसारण या संकुचन हो सकता है। नंबर 5, पदार्थ के गैसीय रूप का परिवर्तन कर संघनन किया जा सकता है। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा संघनन क्या है। संघनन का मतलब किसी भी गैस को द्रव अवस्था में या उनके अणुओं को धीरे धीरे ठोस की अवस्था में ले आया जाए। जैसे वाष्प को जब हम ठंडा करते हैं तो वो संघनित होकर के बूंदों में बदलने लगता है और फिर उसके बाद वो ठोस बर्फ में बन जाता है। इस तरह से पदार्थ के गैसीय रूप का परिवर्तन संघनन के रूप में भी किया जा सकता है। अगर एक वायुमंडलीय दाब बराबर पूछा जाए कितना होता है तो 1.01 × 10⁻⁵ PA होता है। तो अभी हमने समझा पदार्थ की भौतिक संरचना। अब देखते हैं पदार्थ की रासायनिक संरचना क्या है। रासायनिक संरचना में अभी हमने बताया था कि इसमें
तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। तो नंबर 1 तत्व, रॉबर्ट बॉयल ने सर्वप्रथम 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। इनके अनुसार तत्व की परिभाषा क्या दी इन्होंने? तत्व वे पदार्थ हैं जिसे किसी भी ज्ञात विधि से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सल्फर, कार्बन आदि। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे पदार्थ जो ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही उनको विभाजित किया जा सकता है या खंडित किया जा सकता है, तो ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। नंबर 2 यौगिक, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। अब ये ध्यान देना होगा कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अर्थात जो जब किसी तत्वों के इनको रासायनिक संयोग के किया जाएगा तो उनसे जो पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ के जो गुण होते हैं, वो मूल तत्व जिनसे वो पदार्थ बनते हैं, उनके गुण अलग होते हैं। जैसे पानी को देख लें, जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल बनता है। अब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो गुण होते हैं, उनसे भिन्न गुण जल में पाए जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि इनके जो अवयवी तत्व हैं, उनके गुणों से यौगिक के गुण जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। नंबर 3 आता है मिश्रण। ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक या दोनों अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। इसमें अवयवी पदार्थों के गुण धर्म जो होते हैं वो विद्यमान रहते हैं, अर्थात पाए जाते हैं। चूंकि मिश्रण भौतिक संयोजन से बनते हैं, अतः इनके अवयवी पदार्थों को भौतिक विधियों से पृथक भी किया जा सकता है। जैसे देखा जाए, शरबत में चीनी व जल दोनों के गुण विद्यमान रहेंगे। चीनी के गुण और जल दोनों के गुण शरबत में विद्यमान रहेंगे और शरबत से फिर इनको दोनों को अलग किया जा सकता है। तो इस तरह से इन दोनों को पृथक भी किया जा सकता है और रासायनिक संयोग के द्वारा इनको बनाया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के ये तत्व हैं, इनको इसमें मिलाया जा सकता है, ऐसे को मिश्रण कहते हैं। अब है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 समांगी मिश्रण। मिश्रण को निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक भाग के गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे नमक तथा जल का मिश्रण। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको निश्चित अनुपात में जब इनके अवयवों को मिलाते हैं तो वो समांग मिश्रण का निर्माण कहलाता है और इसके इस गुण को हम समांगी मिश्रण या इस भाग को हम समांगी मिश्रण कह देते हैं। इस तरह से जो प्राप्त होता है हमें मिश्रण, उसमें गुण धर्म इनके एक समान रहते हैं प्रत्येक भाग का। चाहे हम छोटी सी चीज़, छोटा सा जल ले लें, उसी से एक गिलास में नमक में जल मिलाया तो एक चम्मच में भी लेंगे तब भी वही गुण होंगे, या अधिक मात्रा में भी लेंगे तो वही गुण उसमें पाए जाएंगे। अब आता है विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं। अभी हमने ऊपर बताया था समांगी मिश्रण में कि उनमें प्रत्येक भाग के गुण समान रहते हैं, जबकि इसमें गुण भिन्न भिन्न रहते हैं। अब ये विषमांगी मिश्रण कैसे होता है, इनमें विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के, जैसे जल व तेल, इन दोनों को अगर मिलाया जाए
तो इनमें भिन्नता पाई जाती है। जल और तेल पूरी तरह से ये दोनों एक दूसरे में विलय नहीं है और मिलते नहीं हैं। इस तरह से इनको हम ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब है मिश्रणों का पृथक्करण। जब ये मिश्रण बन जाते हैं तो इनको अलग अलग करने का क्या तरीका है, क्या होता है। तो किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। इसमें मिश्रण से अनावश्यक तत्वों तथा लाभदायक एवं शुद्ध तत्वों को अलग अलग किया जाता है। अब इनकी विधियां कौन सी हैं, किन विधियों से किया जाता है, तो इनकी विधियां काफ़ी हैं। फिर भी जो मुख्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 है बीनना। कुछ अनाजों जैसे गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी तत्व जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो उन अनाजों की आकृति एवं रंग से भिन्न होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की क्रिया को बीनना कहते हैं। ऐसे ही नंबर 2 है चालना। कुछ अनाज जैसे आटे से भूसी आदि तत्वों को अलग करने के लिए उसे छलनी में रखकर चलाया जाता है, जिससे आटा व भूसी अलग अलग हो जाता है। अतः अनाज से अनावश्यक वस्तुओं को अलग करने की क्रिया को चालना कहते हैं। नंबर 3 है ओसाना। किसान जो भूसा युक्त अनाज होता है उसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के गिराता है, जिससे गेहूं उसके पास में गिर जाता है और भूसा हवा के कारण थोड़ा दूर उड़कर गिरता है। तो पृथक्करण की इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। नंबर 4 है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे लोहे के बुरादे एवं नमक के मिश्रण को एक उथले बर्तन में लेकर के उसको चुंबक के संपर्क में लाएं तो लोहे के कण चुंबक में चिपक जाएंगे और नमक वहाँ अलग रह जाएगा। इस तरह से लोहे को और नमक को हम अलग कर सकते हैं। तो इसके पृथक्करण की इस विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। नंबर 5 है ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में अभी पहले भी चर्चा हो चुकी है। फिर भी इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस पदार्थों को के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता हो जबकि दूसरा नहीं। माने दो पदार्थ जो इस तरह के मिश्रण होते हैं जिनमें एक ऊर्ध्वपातन वाला गुण वाला हो और दूसरा ना हो, तभी इस तरह के विधि से इसको अलग किया जा सकता है। तो वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं, और उन पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। ये पहले ही बता चुके थे, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन भी कहा जाता है। कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं? कपूर है, आयोडीन है, नौसादर है। ये जब चीज़ें किसी अन्य पदार्थ में मिले होते हैं तो इनको अलग करने की विधि जो होती है वो ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। नंबर 6 है निक्षालन। मिश्रण के विलेय पदार्थ को किसी उपयुक्त विलायक से धोकर पृथक करने की क्रिया को निक्षालन कहते हैं। जैसे रेत और नमक के मिश्रण को अगर जल में मिला दें तो नमक जल में घुल जाएगा और रेत बच जाएगी, रेत बनी रहेगी। रेत अघुलनशील है, इसलिए रेत को अलग किया जा सकता है। तो इसकी इस प्रकार की विधि को हम निक्षालन कहते हैं। नंबर 7 है आसवन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उस मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट विधि है। किसी विलयन में वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। इसका मतलब आसवन में दो चीजें महत्वपूर्ण है, वाष्पन और संघनन। तो वो कैसे होता? जैसे किसी एक बर्तन में किसी भी द्रव को ले लिया जाए जिसमें दो द्रव मिले हों, उनके क्वथनांकों में अंतर हो। ऐसे दो द्रवों को लेकर के जैसे जल के साथ एल्कोहल कोई मिला दें तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्कोहल का क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस विलयन को अगर हम गर्म करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एल्कोहल
सबसे पहले वाष्पित हो जाएगा और उसको हम संघनन करके या ठंडी एक नली के द्वारा जो जाएगा वो ठंडा करके किसी एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। जब इसको अगर हम 80 डिग्री से अधिक उबाल देते हैं तो फिर पानी उबलने लगता है, तो इसका मतलब वो वाष्प जाने लगेगी। तो पहले 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसको करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे, नहीं तो पानी भी वाष्प बन करके उस बर्तन में फिर मिलता चला जाएगा। इसे हम आसवन विधि कहते हैं। नंबर 8 है अपकेंद्रण। इस विधि द्वारा द्रव में मिले हुए अवयवों को अलग किया जाता है। कैसे? इसके उदाहरण तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। घरों में प्रायः दही को मथानी से फेंटकर मक्खन और छाछ को पृथक कर लेते हैं, और जो डेयरी होती हैं उन डेयरी में दूध से मक्खन को पृथक करते हैं। दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर के मथानी द्वारा तीव्र गति से घुमाया जाता है। जो मथानी है वो तेज गति से घुमाई जाती है, जिससे चिकनाई या मक्खन के जो हल्के कण होते हैं वो भारी कणों से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हम अपकेंद्रण कहते हैं। नंबर 9 है क्रिस्टलीकरण। यह विधि द्रव में विलेय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। यह ध्यान रखना है, इसमें ऐसी चीजों के बारे में किया जाता है जिनमें शुद्ध या पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे द्रवों को हम क्रिस्टलीकरण के माध्यम से करते हैं। अशुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं और इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे या इसको क्रिस्टल भी कहते हैं, इस तरह से शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे फिटकरी है, मिश्री है आदि इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ 2-3 चीज़ों को थोड़ा समझना, विलेय, विलायक और विलयन, इनको समझना आवश्यक है। इसको एक उदाहरण के रूप में पहले समझते हैं। शरबत। शरबत में क्या मिला होता है? जल और चीनी। तो इसमें जल क्या है? विलायक का काम करता है। इसका मतलब विलायक क्या हुआ? जिसमें कोई भी पदार्थ घोला जाता है या घुल जाता है, उसको हम विलायक कहते हैं, जो घोल लेता है अपने में। और जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जैसे चीनी। चीनी घुल जाती है द्रव में, इसलिए उसको विलेय कहेंगे। और इनके घुलने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होता है वो विलयन कहलाता है। तो इसमें क्या विलयन क्या हुआ? शरबत। तो शरबत विलयन हो गया, जल विलायक हो गया और चीनी जो हुई वो विलेय हो गई। इस तरह से आपका अध्याय 6 आज समाप्त हो जाता है। आपसे पुनः वही बात कहनी है कि आप इन वीडियो को सुनते रहें। निश्चित रूप से सुनने के पश्चात आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपके इसी वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, जिन्हें आप वहां से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात अब 1 या 2 दिन में लास्ट चैप्टर, हालांकि कुछ पुस्तकों में वो चैप्टर है, किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको करने का प्रयास किया। उसमें एक टॉपिक जो है उस पर फोकस करने का प्रयास किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगले चैप्टर को हम उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में या वर्षा जल संचयन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।